हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा एसएससी सीजीएल टायर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 2 दिसंबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीएस के क्वेश्चनों को। तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से देखना। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो कुछ नोट पॉइंट आप नोट कर सकते हो। और इसकी जो पीडीएफ है ना, मैं वो आपको टेलीग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां से आप ग्रुप ज्वाइन करके वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो ये जो जीएस है ना, ये आपके हर एग्जाम में मतलब आती है। स्पेशली एसएससी में ही नहीं आती, ये पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे, यानी कि जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए हमारी जीएस जरूरी होती है ना। देखो जीएस की मतलब एसएससी सीजीएल की जो है ना, वो टोटल 40 शिफ्ट हैं। कितनी शिफ्ट हैं? 40 शिफ्ट हैं। तो इसमें से हमने 1 दिसंबर की यानी कि 1 दिसंबर की चारों शिफ्टों के क्वेश्चन आंसर को कर लिया है। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इस डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, तो जाके देख सकते हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, 2 शिफ्ट के हम एक वीडियो में लेते हैं क्वेश्चन आंसर को, जीएस के को। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 2 दिसंबर की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के जीएस के सभी क्वेश्चनों को, यानी कि 50 क्वेश्चन हो गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और कल जो वीडियो आएगी वो आपकी 3rd और 4th शिफ्ट की होगी। तो देखते हैं आगे, है ना। निम्नलिखित में से किसने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठा शुरू किया है? श्रेष्ठा योजना किसने शुरू की है? तो वो की है हमारे वीरेंद्र कुमार जी ने। किसने की है? वीरेंद्र कुमार जी ने की है। अगर मैं बात करूं जो श्रेष्ठा है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि सबसे गरीब लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर दिया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? वीरेंद्र कुमार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि हरिहर और बुक्का ने कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1336 में डैश नदी के तट पर राजधानी विजयनगर की स्थापना की। तो मतलब जो राजधानी विजयनगर की स्थापना की उन्होंने किस नदी के किनारे की है? तो वो है यहाँ पे तुंगभद्रा। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हरिहर और बुक्का, जो हरिहर और बुक्का है ना, वो दोनों कौन है? भाई हैं, है ना। दोनों भाइयों ने क्या किया? 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ये कौन थे? ये मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में सैनिक थे। 1336 में वे दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए और कर्नाटक में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली इन्होंने। फिर इन्होंने क्या किया? तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर को इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित किया। भारत में अगर मैं बात करूं तुंगभद्रा नदी की, तो ये जो नदी है ना, ये ज्यादातर कर्नाटक में बहती है और वहीं पर समाप्त हो जाती है ना। मतलब ज्यादातर, यानी कि कुछ इसका जो हिस्सा है वो अदर राज्यों में भी बहता है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि क्लोरोफॉर्म का सही रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखो क्लोरोफॉर्म जो है उसका सही रासायनिक जो सूत्र है वो है CHCl3, यानी कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका 4 वाला CHCl3। जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये इसका उपयोग किया कहाँ होता है? तो इसका उपयोग एक विलायक के रूप में होता है ना। और जो शीतल फ्रियोन होती है उसके उत्पादन में, उसको बनाने में क्लोरोफॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है आपका, योजना राजस्व व्यय डैश से संबंधित है। जो योजना राजस्व है ना, वो किससे संबंधित है? नंबर 1 पंचवर्षीय योजनाओं से, या नंबर 2 वेतन और पेंशन से। तो किससे रिलेटेड है ये? तो ये आपका रिलेटेड है यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं से। किससे? पंचवर्षीय योजनाओं से ओनली, वेतन और पेंशन से नहीं है। तो देखो अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ना, उन वो कौन सी योजना है, उसमें कौन से मतलब किस क्षेत्र पे यहाँ पे बल दिया गया था और किस मॉडल पर आधारित है। तो थोड़ा इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो हमारी जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी 5 ईयर प्लान, वो 1951 से और 1956 तक थी, जो कि हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। सेकंड थी 1956 से और 1961, यानी कि महालोबिनस मॉडल पर आधारित थी। और थर्ड पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से और 1966 तक थी। इसे गाड़गिल योजना भी कहा जाता है ना। इसके बाद आपको पता ही है कि 3 ईयर का जो था योजना अवकाश हुआ था, यानी कि गैप हुआ था। फिर फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से और 1974 तक थी। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगति उपलब्धि 2 मुख्य उद्देश्य थे इसके। तो अब आगे की जो पंचवर्षीय योजना जो मैंने यहाँ पर दी हुई है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार इनको रिवाइज और कर लेना, है ना, अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पे दी है 5th पंचवर्षीय योजना दी गई है, 5th 6th 7th 8th इनके बारे में आप पढ़ लेना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। MRTP अधिनियम 1969 में
एम अक्षर का पूर्ण रूप क्या है? देखो एम अक्षर का जो पूर्ण रूप है वो है आपका मोनोपोलीज। क्या है यहाँ पे? मोनोपोलीज। एमआरटीपी की फुल फॉर्म की बात करें तो वो होती है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। क्या है? एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं से रिलेटेड है, उसी को हम क्या कहते हैं? एमआरटीपी कहते हैं। इसकी जो स्थापना की बात करें यानी कि ये कब हुई? 1 जून 1970। कब हुई? 1 जून 1970 को ये प्रभाव में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। राष्ट्रमंडल खेल 2018 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? तो जो राष्ट्रमंडल खेल थे 2018 में वो कहाँ पे आयोजित किए गए थे? तो वो किए गए थे आपके गोल्ड कोस्ट में। कहाँ पे? गोल्ड कोस्ट में। 2018 राष्ट्रमंडल खेल, जिसे 21वें राष्ट्रमंडल खेल के रूप में भी जाना जाता है ना, जो गोल्ड कोस्ट यानी कि क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में इन्हें 4 से 15 अप्रैल के बीच 4 से 15 अप्रैल 2018 के बीच में इन्हें आयोजित किया गया था। अगर मैं बात करूं कि वहां पे विजेता कौन रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया रहा था फर्स्ट नंबर पे, जिसने 198 पदक जीते थे, है ना। और सेकंड नंबर पे इंग्लैंड आया था, जिसने 132 पदक जीते थे। और थर्ड पर आया था हमारा इंडिया, जिसने 66 जो थे मेडल वो जीते थे। 66 मेडल में बात करें तो गोल्ड मेडल जो थे वो 26 थे, और जो सिल्वर मेडल थे वो 20 थे, और जो ब्रॉन्ज मेडल थे वो 20 थे। तो अगर हम बात करें कि अगले जो नेक्स्ट जो बार राष्ट्रीय खेल हुए थे वो कब हुए थे, तो 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों उसने उसकी मेजबानी की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से क्या है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो क्या है? एक सदस्यीय निकाय है। क्या है? एक सदस्यीय निकाय है। ये किसके अंतर्गत आती है? आर्टिकल 148 में आता है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इसको हम कैग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैग। जो किस में आता है? आर्टिकल 148। किस में आता है? 148 में आता है। ठीक है। 8 क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी की महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी की जो मोटाई है वो कितनी है? तो वो है 30 किलोमीटर। कितनी है? 30 किलोमीटर। देखो अगर मैं बात करूं भूपर्पटी है क्या, जो भूपर्पटी होती है ना वो हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। क्या होती है? बाहरी परत होती है। देखो जे जैसे मान लो पृथ्वी का पार्ट, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं ये जो है ये कोर है ना, और जे जो है ये क्या है? मेंटल है। ठीक है। और जो ऊपर का जो ये वाला पार्ट है वो है हमारी क्रस्ट। इसी को हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं। इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 30 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 हो चुका है, 9 है। झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? तो झारखंड में जो सरहुल पर्व है वो किस ऋतु में मनाते हैं? तो वो मनाते हैं बसंत ऋतु में। कब मनाते हैं? बसंत ऋतु में। देखो झारखंड में जो चैत्र मास के मतलब चैत्र मास का जो महीना होता है उसमें तीसरे दिन इस फेस्टिवल को मनाते हैं वो। और जो ये जो फेस्टिवल है ना ये 3 दिनों तक मनाते हैं। कब तक? 3 डेज तक मनाते हैं। और गाँव में सौभाग्य लाने के लिए है ना उत्सव जो है ये मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं जो लोग हैं वहाँ के स्थानीय देवता हैं उनके, सूर्य हैं और पूर्वज जो हैं उनके, उनको फल फूल सिंदूर और एक मुर्गा और तपन चढ़ाते हैं। देखो मुर्गा भी चढ़ाते हैं, तो पता नहीं, है ना। फिर गांव वाले जो होते हैं ना वो वर्ष के पेड़ को फूलों को पकड़कर नाचते हैं। जो वर्ष का जो पेड़ होता है उस पर जो फूल होते हैं उनको पकड़ के वो डांस करते हैं, है ना। यहाँ की परंपरा के अनुसार ये कहते हैं कि इस दिन क्या हुआ था? पृथ्वी और सूर्य का विवाह का जो ये होता है प्रतीक होता है। क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के विवाह का प्रतीक होता है। मतलब ऐसा कौन सा फेस्टिवल है कि जिस दिन किसी जानवर को मार के तुम उस फेस्टिवल को मनाओ? मुर्गे को मतलब वो बलि वगैरह कुछ देते होंगे ये, पर जो भी है सबका अपना अपना कल्चर है। 10 क्वेश्चन है यहाँ पे, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो जो हॉर्नबिल महोत्सव है वो 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। 1 से 10 दिसंबर तक। ये नागालैंड में मनाते हैं। कहाँ पे? नागालैंड में। 1 से 10 दिसंबर। किस महीने में? दिसंबर के में। और कहाँ मनाते हैं? ये नागालैंड में। ठीक है। जो नागालैंड में मनाया जाता है ना ये त्यौहार, इसको त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। और ये जो मनाते हैं वो कौन होती हैं? नागा जाति होती हैं। कौन होती हैं? नागा जाति के लोग जो हैं इस त्योहार को मनाते हैं। 11 क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक संयंत्र का इसके स्थान से मिलान करो। देखो यहाँ पे कुछ हमें एक जो टेबल है उसमें औद्योगिक संयंत्र के नाम दिए गए हैं और दूसरी जगह पे दूसरी टेबल में हमें स्थान दिए गए हैं। तो हमें सही से मैच करना है कि कौन सा कहाँ पर है। तो देखो जो बालको है ना वो हमारा कहाँ पर है? वो है कोरबा में। कहाँ पर है? कोरबा में। ठीक है। और जो सेकंड है हमारा इसको, वो है हमारा बर्नपुर में। कहाँ पर है? बर्नपुर में। और NFL जो है वो कहाँ पर है? वो है
भटिंडा में, भटिंडा जो भी कहते हैं इसे, और जो एक बचा वो हमारा कहाँ पे हो गया, अब चेन्नई में। तो यानी कि फर्स्ट का सी किस में है, फर्स्ट का सी, दोनों दो ऑप्शन है, पहला दूसरा, लेकिन वो नहीं होगा, है ना। और क्या है, दूसरे का ए होना चाहिए, तो फर्स्ट का सी दूसरे का ए, फर्स्ट का सी दूसरे का ए, 3D और 4 का बी। तो यानी कि इसका जो आंसर होगा वो आपका ये होगा 2 वाला। ठीक है, तो आप इसे अच्छी तरीके से देख लेना एक बार। जो बाल को है वो हमने कोरबा से मैच किया है, और जो इसको है वो हमने बर्नपुर से मैच किया है, और जो NFL है वो बठिंडा में है, और ICF है वो चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12। निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसने ग्रहण किया था, तो वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को किया था। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में कौन सी नृत्य शैली मनाई जाती है, तो वो है आपकी बुइया। क्या है, बुइया। गरबा तो आपको पता ही है गुजरात का ही होता है, तो ये तो अरुणाचल का होना ही। देखो अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ मैं, तो मैंने बताया कि बुइया जो है यहाँ की नृत्य शैली है। और भी नृत्य शैली है इसकी, तो वो कौन कौन सी है, जैसे बुइया है, चलो है, बांचो, पासी, कोंग की, पोंग, पॉपिर, है ना, बारदो, छम, यानी कि ये कुछ हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश की नृत्य शैलियाँ हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा से मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लिया गया है। जो मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड है ना वो हमारा एक लैटिन वर्ड है। क्या है, लैटिन वर्ड है मेनू, जिसमें मेनू से ले लिया गया है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है हाथ से। क्या होता है, हाथ से। और स्क्रिप्ट जो है इसका मतलब होता है यहाँ पे लिखना। क्या होता है, लिखना। तो मतलब हाथ से जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो पांडुलिपि, है ना, क्या कहा जाता है, पांडुलिपि। 15 क्वेश्चन है हमारा कि परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तात्कालिक द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी यानी कि 500 pm के समथिंग पर परिचालित होते हैं। तो वो कौन सा है, तो वो है आपका फर्स्ट, इसका आंसर होगा लंदन परिक्षेपण बल। क्या है, लंदन परिक्षेपण बल। उस पर जो होते हैं द्विध्रुव जो होते हैं वो काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा 16। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन मोड़ों को क्या कहा जाता है, तो नदी के इन मोड़ों को विसर्प कहा जाता है। देखो मोड़दार जो है यानी कि इससे टेढ़े मेढ़े इस तरीके से वो घुमा घुमा के ऐसे करके चलते हैं, है ना। तो ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ना, इसमें आपको पता चल रहा है कि जब नदी जो है वो मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वो बहुत टेढ़े मेढ़े यानी कि कुछ रास्तों से निकलती है, जैसे सांप की तरह। तो इसीलिए उस रास्ते को मतलब उन मोड़ों को हम क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा होगा। 17 क्वेश्चन है यहाँ पे कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिवसीय उल्टी गिनती यानी कि काउंटडाउन को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो वो किया गया है यहाँ पे योग महोत्सव। कौन सा है, योग महोत्सव। देखो योग महोत्सव जो है यानी कि इन्होंने कहा था कि 100 दिनों में 100 स्थानों पर आयोजित होगा, है ना। 2022 में ये चीज़ उन्होंने कही थी। 21 जून को हम क्या मनाते हैं, योग दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा 18 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जंतु कूट गुहिक नहीं होते। देखो कीट गुहिक नहीं होते तो वो होते हैं हमारे बिच्छू। कौन होते हैं, बिच्छू होते हैं। तो जो कि कूट कूट गुहिक नहीं होता, पैच्यूडोकोलोमेट होता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा ABPMJAY है ना, SEHAT योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। तो वो जो जिला है वो कहाँ का है, वो है आपका जम्मू कश्मीर का सांभा जिला। क्या है, जम्मू कश्मीर का सांभा जिला, जो कि 100% जो फैमिली है ना उनको कवर करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सी योजना के तहत, ये जो आपको दिख रहा होगा ABPMJAY और सेहत। 20 क्वेश्चन है, विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था आपका 22 मार्च 2022, वो 24 मार्च 2022 को। कब हुआ था, 24 मार्च 2022 को आपका विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में पारित हुआ था।
21 क्वेश्चन है यहाँ पे कि संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। देखो अगर हमें सही पता है तो हम वो बता सकते। देखो बिस्मिल्लाह खान है वो शहनाई बजाते हैं, ये सही है ना। और यहाँ पे उस्ताद विलायत खान है वो सितार बजाते हैं, ये भी सही है। पंडित राम नारायण है वो सारंगी बजाते हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है ना के वैद्यनाथन जो सितार बजाते हैं, ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि जो सितार नहीं बजाते ये वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन। और जो हैं ये के वैद्यनाथम जो है वो वायलिन बजाते हैं और वो संगीतकार भी हैं। तो इसीलिए हमारा कौन सा वाला आंसर होगा? तो सेकंड होगा, जो ऑप्शन हमें गलत दिया है। सितार की जगह क्या होना चाहिए? वायलिन होना चाहिए। भारत में प्रत्येक डैश वर्ष यानी कि ईयर कितने नियमित रूप से जनगणना होती है? तो भारत में जो जनगणना होती है वो कितने साल बाद होती है? तो वो 10 साल बाद होती है। कितने साल बाद? 10 साल बाद। अगर मैं बात करूं कि पहली जो पूर्ण जनगणना थी तो वो कब हुई थी? तो वो 1881 में हुई थी, जी मैंने बताया था आपको, है ना। और 1872 में क्या हुआ था? जो लॉर्ड मियो जो थे वायसराय थे, ब्रिटिश वायसराय, इन्होंने इस जनगणना की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत करी थी? जनगणना की 1872 में लॉर्ड मियो ने। तो देखो आपको एक चीज़, वैसे अगर आप सारी वीडियोस को देखते हो तो आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाता है ना। तो आप ज़रूर इस जनगणना वाले चैप्टर को, है ना, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से कवर कर लो, जिससे जो भी क्वेश्चन इससे आए आप कर पाएँ। तो कम से कम आपके 1-2 क्वेश्चन यानी कि इस टॉपिक को करने से 2 नंबर या 1 नंबर तो पक्का श्योर हो ही जाओगे कि 100% सही होगा। 23 क्वेश्चन है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? देखो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है ना वो 21% है। और जो नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 78% है ना। नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा तो हमारी नाइट्रोजन ही है। जो ऑक्सीजन है वो आपको पता ही है कि वो 21% है। और बाकी की जो बची उसमें आपकी अदर गैसेज आ जाती हैं, हीलियम, आर्गन वगैरह जो भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो आ जाती हैं। 24 है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में निम्नलिखित में से किस ने इंग्लिश कंपनी का नेतृत्व किया था? देखो जो हमारी 1757 का प्लासी का जो युद्ध हुआ था, है ना, जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे इंग्लिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। आपको वैसे एक चीज़ समझ में आई कि जो रॉबर्ट क्लाइव है ना, वो यानी कि अंग्रेजों का जो हम कह सकते हैं कि सबसे मजबूत हम बोल सकते हैं, क्योंकि इसी ने शुरुआत करी थी इन चीज़ों की, हड़पना, इतना अधिकार कर लेना, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सबसे अच्छा इंसान तो हम इसी को कह सकते हैं। हमारे लिए तो बुराई था लेकिन, तो रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। तो ये जो 1757 का जो युद्ध हुआ था तो वो किस किस के बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, है ना, और सिराजुद्दौला जो क्या था? बंगाल का नवाब था, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। लेकिन जो सिराजुद्दौला था वो उस युद्ध में हार गया था। सिराजुद्दौला को इन लोगों ने बहुत परेशान किया था। इन्होंने ब्लैक होल की घटना से भी उसे बदनाम किया था, यानी कि पता नहीं कितना इन लोगों ने परेशान किया, बहुत किया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट शिफ्ट का, तो ये बचा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही है? तो कौन सा सही है? तो इसका आंसर बता दे रही हूँ मैं, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। तो ये हैं। देखो अलाउद्दीन खिलजी है ना, जो गुलाम वंश जो था, मतलब इसका आंसर तो हमें पता चल गया कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी हैं जो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सही हैं। गुलाम वंश का अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो गुलाम वंश का संस्थापक यानी कि गुलाम वंश जो था वो 1206 से और 90 तक चला था, है ना। उसके जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी वंश था वो 1290 से और 1320 तक चला था, जिसका जो संस्थापक था वो कौन था? यहाँ पे जलालुद्दीन खिलजी था। देखो जो जलालुद्दीन खिलजी का जो दामाद और भतीजा था वो अलाउद्दीन खिलजी था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? गद्दी के लिए अपने ही मतलब इसको जलालुद्दीन को मार दिया था। 1296 में इसने इसको मारा था जलालुद्दीन को, और खुद गद्दी पर बैठकर अधिकार कर लिया। पहले ऐसे ही लोग होते थे, मतलब कुछ भी वो करो, बैठ जाओ, मार दो अपने से जो भी हैं, फिर बैठ जाओ। गयासुद्दीन तुगलक जो है आपका, जो तुगलक वंश का संस्थापक था, है ना। जलालुद्दीन खिलजी तो आपको पता चली गया, यानी कि जी खिलजी वंश का संस्थापक था। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम करने वाले हैं शिफ्ट 2 के 25 जीएस के क्वेश्चनों को, है ना। तो अच्छी तरीके से देखना, आप वीडियो को पूरा देखना, समझ में आएगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं फर्स्ट शिफ्ट के, और अब हम करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट के 25 क्वेश्चनों को, है ना। तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से ध्यान से देखना, जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आए।
तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस वर्ष के भारतीय बजट में बजटीय विनिदान की लिंग संवेदनशीलता को विशेष महत्व देते हुए एक वितरण प्रस्तुत किया गया था। तो वो किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 2005 से 2006 के बीच में, जो बजटीय विनिदान की जो लिंग संवेदनशीलता थी उस पर महत्व दिया गया था। इसके तहत हुआ क्या था? वैसे मेन उद्देश्य जो था इसका था महिलाओं के कल्याण को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। क्या हुआ था? महिलाओं के कल्याण को बढ़ाने पर जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सेकंड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है। देखो, जो पॉपुलेशन वाला टॉपिक ये आपकी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाता है और मैं हमेशा हर क्वेश्चन पे आपको कहती हूँ कि इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर कर लेना, तो फिर कहूंगी कि इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना आप, जिससे हर क्वेश्चन आप कर पाएं। तो क्वेश्चन है कि आपका पुरुष साक्षरता दर थी वो कितनी थी? तो वो जो पुरुष साक्षरता दर थी वो थी 82.14%। कितनी थी? 82.14%। और जो फीमेल की है वो थी 65.46% थी। पूरे भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार वो थी 74.04% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की 24% साक्षरता दर में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और अगर हम बात करें कि सबसे अधिक साक्षरता दर जो है वो किस राज्य की है, तो वो है आपका केरल। और सबसे कम साक्षरता दर है वो किसकी है? वो है बिहार की। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थर्ड पर। अंतर्राष्ट्रीय विकेट में मानक क्रिकेट गेंद की औसत परिधि क्या है? तो मानक क्रिकेट गेंद की जो औसत परिधि है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 8.81 इंच से 9 इंच के बीच की है। कितनी? 8.81 इंच से 9 इंच के बीच की। ये जो गेंद होती है ना, जो ठोस होती है, और इसका जो वेट होता है वो 159.9 ग्राम से 163 ग्राम के बीच का होता है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। तो कब शामिल किया गया था? तो ये किया गया था आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें हमें गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, है ना। और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद ही हमें 3 साल के लिए क्या हुआ था? योजना अवकाश घोषित हुआ था। तो अभी मैंने आपको आगे उससे पहले मैंने आपको पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 5 पे। मध्य एशिया के तटीय क्षेत्रों में प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो किस तरीके के वन पाए जाते हैं? तो वो इसका आंसर आपका होगा यहाँ पे शीतोष्ण सदाबहार वन। कौन से? शीतोष्ण सदाबहार वन ये पाए जाते हैं ना। और जो मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, ये ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो है ये मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित हैं। ये कहाँ पे होते हैं? मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्र में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 पे। 1919 के प्रस्तावित रोलेट अधिनियम ने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। तो कितने टाइम के लिए उन्होंने ये चीज़ की थी? तो ये थी आपकी 2 साल के लिए। मतलब उन्होंने कहा था कि मतलब शक के आधार पर वो कैदियों को, मतलब लोगों को वो कर रहे थे ना, पकड़ रहे थे, है ना। तो इसमें 2 साल के लिए वो उन्हें जेल में डालेंगे, ये चीज़ थी। जो कब हुआ था? 18 मार्च 1919 को। रूलेट एक्ट कब आया था? 18 मार्च 1919 को। इसको काला कानून भी कहते हैं क्योंकि शक के आधार पर ये जेल में डाल रहे थे लोगों को। तो इसके अध्यक्ष जो थे ना वो थे सर सिडनी रोलेट थे। कौन थे? सर सिडनी रोलेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। वर्तमान में ग्रांड ट्रक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो वर्तमान में अगर बात करें कि ग्रांड ट्रक रोड है वो कहाँ तक जाती है, तो वो अमृतसर से और कोलकाता तक जाती है। कहाँ तक? अमृतसर से कोलकाता तक। ये जो है ना एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी सड़कों में से एक है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में इसमें से गलत कौन सा है, तो वो हमें इन सभी ऑप्शनों को पढ़ के पता चलेगा। तो चलो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते। तो ये तो सही है, लेते हैं, है ना, नहीं लेते हैं भाग राज्य विधानमंडल के सदस्य। दूसरा कह रहा है कि वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात है कि वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्ष के लिए होता है। ये भी सही है कि उनका जो चयन है वो 5 साल के लिए उनका कार्यकाल होता है। और 4 है आपका लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है। तो आपका जो आंसर होगा ना वो 4 होगा। यही ऑप्शन उनके लिए गलत है। ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है कि उपराष्ट्रपति के मतलब अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सके। अगला क्वेश्चन है आपका 9। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार डैश को या उसके बाद निर्मित
आयातित या पैक के लिए तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है के रूप में लिखी चेतावनी के साथ एक नई प्रदर्श छवि यानी कि डिस्प्ले इमेज है मुद्रित की जाएगी। देखो, तंबाकू पर लिखा होता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है कि फिर भी उसे खाते हैं। और पहली बात तो जी, तंबाकू जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनियों में, जहाँ पे भी बनती है ना, वहाँ गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए। दुकानों पे आएगी तो फिर तो लोग खाएंगे ही, उन्हें तो आदत पड़ जाती है उसकी। तो हम खैर इसकी डेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो था वो 1 दिसंबर 2022 को उन्होंने कहा था। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 वाला। योजना वाहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुंच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य की सरकार द्वारा चलाई गई है? तो ये जो योजना है ना जी, सिक्किम सरकार द्वारा चलाई गई है। किसके द्वारा? सिक्किम सरकार द्वारा। इस योजना वाहिनी योजना के तहत क्या होता है कि जो लड़कियां होती हैं 9th से 12th क्लास तक की जो स्कूल जाती हैं, उनको सैनिटरी पैड जो है गवर्नमेंट मुफ्त में प्रदान करेगी। ठीक है। 11 क्वेश्चन है हमारा। चूना पत्थर कोमखड़िया एवं संगमरमर डैश के विविध रूप हैं। तो ये किसके रूप हैं? तो ये आपके किसके रूप हैं? तो ये हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो इसका आंसर होगा आपका 4 वाला। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका CaCO3। क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम फॉस्फेट है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे Ca3(PO42) है ना। ये होता है कैल्शियम, ये क्या है आपकी कैल्शियम फॉस्फेट का। हाँ, और नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका तो आप जानते होंगे CaOH का यहाँ पे होता है होल ट्वाइस, है ना। जो कैल्शियम फॉस्फेट होती है ना आपकी, जो फर्स्ट वाली, जो दांतों की हड्डी के निर्माण में यूज होती है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आप जानते हैं, इसको भुजा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसका होता है आपका CaO होता है। तो शायद ये अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 12 पर। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है वो आपका किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो वो है आपका कर्नाटक का। कहाँ का है वो? कर्नाटक के संगीत से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आपका 4 वाला। 13 क्वेश्चन पर चलते हैं। विम्बावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो विम्बावती देवी हैं वो मणिपुर शैली की प्रतिपादक है। देखो, मणिपुरी जो नर्तक थे ना और प्रतिपादक गुरु विपिन सिंह, है ना, और गुरु कलावती देवी, उन्हीं की बेटी हैं ये विम्बावती देवी। कौन है? उनकी पुत्री हैं ये। मणिपुरी मणिपुरी नर्तनालय की एक प्रदर्शनकारी और एक एकल कलाकार थी ये। कौन थी? एकल कलाकार थी। 13 हो गया। 14 क्वेश्चन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने डैश में लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना करी थी। तो उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना कहाँ पे करी थी? तो वो की थी आपकी कलकत्ता में। कहाँ पे की थी? कलकत्ता में। देखो, इन्होंने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की थी। तो कलकत्ता के लोगों ने इन्हें किसकी उपाधि दी थी? विद्यासागर की उपाधि। किसकी दी थी? विद्यासागर की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम 15 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखो, कौन सा राजा हर्षवर्धन के संदर्भ में सही नहीं है? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हरिशेण थे, ये तो पहले ही गलत दे दिया। हरिशेण नहीं थे, उनके जो दरबारी कवि थे वो बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। देखो, हर्षवर्धन के अगर जन्म की बात करें तो उनका जो जन्म था वो 590 में हुआ था, है ना। और वो किस वंश के थे? वो वर्धन वंश के थे। इनके भाई थे, थानेश्वर के महाराज थे इनके पिताजी, और इनके भाई थे इनकी सिस्टर थी राजश्री, और इनके भाई थे प्रभाकर वर्धन, है ना। और जो ये थे ना, इन्होंने क्या किया था? हर्षवर्धन ने यूपी का जो कन्नौज शहर है ना, वो उनकी राजधानी थी। और ये क्या करते थे? प्रयागराज में एक मेले का मतलब आयोजन होता था, वहाँ पे ये अपना सब कुछ दान में देते थे हर्षवर्धन जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 15 हो चुका है। तो 16 क्वेश्चन है। इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में भारत में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखो, जो इस्लामिक जो लोग होते हैं वो नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में एक फेस्टिवल मनाते हैं। तो वो कौन सा फेस्टिवल होता है? तो वो होता है उनका मुहर्रम। क्या होता है? मुहर्रम। अगर मैं बात करूँ कि उनके इसकी जैसे मिलाद उन नबी है ना। तो मिलाद उन नबी जो है वो कब मनाते हैं वो? एक सेकेंड। मुहर्रम तो आपका आंसर हो गया, लेकिन मिलाद उन नबी है जो पैगंबर मोहम्मद की जयंती के उपलक्ष्य में ये इस फेस्टिवल को मनाते हैं। किसकी? पैगंबर मोहम्मद की जयंती के उपलक्ष्य में। 17 क्वेश्चन है आपका। भारत की डैश एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो और कौन सा यहाँ पे आएगा?
एकता, अखंडता और कौन सा वर्ड आना चाहिए, वो है हमारा संप्रभुता। किसका? संप्रभुता। एकता और अखंडता को बनाए रखना हमारा क्या है? एक नागरिक कर्तव्य है। अगर मैं बात करूं मौलिक कर्तव्य की, तो वो हमारे आर्टिकल किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे आर्टिकल 51 में। किस में आते हैं? आर्टिकल 51 के ए में आते हैं, है ना। इनको स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अपनाया गया था। 18 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 में सीसीआई द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की सीमा को 200 दिनों से घटाकर कितने दिन कर दी? 210 दिनों से घटाकर कितने दिन की कर दी है? अब कर दी है उन्होंने 150 की। पहले जो थी वो 210 दिन की होती थी, लेकिन अब कितनी होगी? अब 150 की होगी। कितने दिन? 50 दिन की होगी। ठीक है, किसकी? सीसीआई द्वारा जो लेन देन होता है प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 में। 19 क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन की क्रिया सुगम बनाने में किस प्रकार सहायता करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो पेप्सिन की क्रिया को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम बनाता है जो एंजाइम और पेप्सिन की क्रिया को क्या बनाता है? सुविधाजनक बनाता है। तो 19 का आंसर फर्स्ट है। 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो किस वर्ष हुए थे सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर? तो वो हुए थे आपके 1782 ईस्वी में। कब हुए थे? 1782 ईस्वी में, यानी कि 17 मई, और डेट थी आपकी 17 मई को। ठीक है, 1782 में हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और मराठाओं द्वारा जो था वो जीता गया था। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? वो है हम्पी महोत्सव। क्या है? हम्पी महोत्सव। ये जो फेस्टिवल है ये 2 से 3 दिन तक मनाते हैं कर्नाटक में, है ना। कर्नाटक के विजयनगर में मनाया जाता है। जो गंगा सागर की बात करूँ तो ये पश्चिम बंगाल का है ये फेस्टिवल है। और जो पुष्कर मेला है ये आपको पता ही है राजस्थान का है। इसमें राजस्थान को, इसमें हम कह सकते हैं कि ऊँट का सबसे बड़ा मेला होता है, यानी कि यहाँ पे ऊँट बहुत आते हैं। और कोणार्क नृत्य उत्सव आपको पता ही है ये उड़ीसा का है। 22 क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के कौन से फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया है? तो कब उन्होंने एकीकृत किया था? तो वो किया था उन्होंने 24 सितंबर 2020 को। कब किया था? इसका आंसर होगा आपका सेकंड वाला, 24 सितंबर 2020 को किया था। 23 क्वेश्चन है आपका, 1979 में जॉर्ज विटिंग के साथ उनके कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में क्रमशः बोरॉन और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो आपका दिया गया है किसको? हर्बर्ट सी ब्राउन को। किसको दिया गया है? हर्बर्ट सी ब्राउन को। इन्हें रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। जो कौन है? जॉर्ज विटिंग। 79 में दिया गया था कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों के, जैसे अभिकर्मक कौन थे? बोरॉन और फास्फोरस के यौगिकों का यूज करके। 24 क्वेश्चन है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो किसको मिलाकर बनती है? तो वो आपका आंसर होगा यहाँ पर शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता और सकल प्राथमिकता उत्पादकता को मिलाकर के बनती है ना। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर के पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता बनती है। 25 क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है? तो कौन सा सही होगा? देखो पहला ऑप्शन दिया है उन्होंने कि काल वैसाखी है वो शरद ऋतु हवाएं होती हैं, तो गलत है। ये शरद ऋतु हवाएं नहीं होती, ये गर्म ऋतु हवाएं होती हैं, ये गर्मियों में चलती हैं। ये काल वैसाखी है पश्चिम बंगाल की साइड में, है ना। और जो सेकंड है ऑप्शन लू गर्म हवा, ये आपका सही है कि गर्मियों में हम कहते हैं ना कि लू चल रही है गर्म हवा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला सही है। थर्ड है हमारा लू सर्दी की तूफानी हवाएं होती हैं, बिल्कुल नहीं होती। लू सर्दी की थोड़ी नहीं होती, लू तो गर्मी की होती हैं। व्यापारिक हवाएं शीतकालीन बर्फीला तूफान, देखो जो व्यापारिक हवाएं होती हैं वो शीतकालीन नहीं होती, वो उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य रेखा के क्षेत्र जो होते हैं वहां पे ये हवाएं चलती हैं। तो शीतकालीन नहीं होती, क्या होती हैं? उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब वाली होती हैं ये। तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो कौन सा होगा? दूसरा होगा, लू गर्म हवाएं वाला। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो आपको पता ही है क्या करना है, तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कल मैं फिर लाने वाली हूँ एक नए टॉपिक पर वीडियो, और आपके 50 क्वेश्चन
लेकर आऊँगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो देख पाएँ।